ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी HBX को भारतीय उपभोक्ताओं के सामने पहली बार प्रदर्शित किया। गाड़ी का डिजाइन बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक था और पहली नजर में ग्राहकों को पसंद आया। ऑटो एक्सपो की भारी सफलता और चर्चा के बाद टाटा ने अपने कस्टमर्स को ज्यादा वेट नहीं करवाया और इस कार को सिर्फ एक साल बाद अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। पिछले कुछ सालों में नेक्सॉन, एल्ट्रॉज, टियागो, टिगोर और हैरियर जैसे प्रोडक्ट से टाटा मोटर्स ने भारतीय कार बाजार में एक मजबूत पकड़ बनाई है। इन प्रोडक्ट्स की बदौलत ही आज मारुति, hyundai और होंडा की तरह ही टाटा का अपना लॉयल कस्टमर और फैन बेस बनकर तैयार है, जो सिर्फ टाटा की गाड़ियां खरीदते हैं और टाटा की बातें करते हैं। टाटा कार के ओनर्स अक्सर अपनी कार की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिसेंट एवरेज, लो मेंटेनेंस और शानदार रोड प्रेजेंस की बातें करते मिल जाएंगे। पंच उसी अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर डेवलप्ड है जिस पे नेक्सॉन और हैरियर भी डेवलप्ड है। टाटा मोटर्स ने इसे बेबी राइनो मैस्कॉट दिया है, जिसके साथ टैगलाइन मिली है बॉन्ड टफ। अपनी टैगलाइन को 100% सही साबित करते हुए इसने ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स अचीव की हैं। इनफैक्ट आज भी पंच इंडिया की सेकंड हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग स्कोरर कार है, जस्ट बिहाइंड महिंद्रा एक्सयूवी 700। पंच टाटा की सफल गाड़ियों की लिस्ट में एक नया नाम है। पिछले 18 महीनों में टाटा मोटर्स ने पंच के 2 लाख से भी अधिक यूनिट्स बेचे हैं, जो कि औसतन हर महीने 10,000 से भी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर टाटा मोटर्स की वेबसाइट की माने तो पंच भारत की सबसे तेज 2 लाख यूनिट्स बेचने वाली माइक्रो एसयूवी है। मैंने अपनी पंच नवंबर 2021 में धनतेरस के मौके पे ली थी, लॉन्च होने के 2 हफ्ते बाद। तो आप कह सकते हैं कि ये कार मेरे पास तब से है जब से ये मार्केट में आई। पिछले 18 महीनों में इस कार ने भारत के 8 राज्यों और कई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का सफर तय किया है। नेपाल पशुपतिनाथ से लेकर कटरा वैष्णो देवी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मैक्लोडगंज के पहाड़ों तक, गुड़गांव साइबर सिटी से लेकर गोरखपुर कुश्मी जंगल तक, इसने सभी रास्तों पे हमारा साथ दिया है। ये एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू है जिसमें मैं आपको टाटा पंच के सभी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सर्विस कॉस्ट एंड रियल लाइफ ऑन रोड माइलेज के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही प्रूफ भी दिखाऊंगा, ताकि आप बेहतर निर्णय कर सकें कि क्या यह कार आपके लिए सही है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं फीचर्स और ऑन रोड प्राइस से। ये टाटा पंच का एकम्प्लिश डैजल पैक AMT BS6 वेरिएंट है, जिसकी एक शोरूम कीमत है 8,34,000 रुपए। साथ ही मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़े 80,000 और इंश्योरेंस के लिए 32,000। अगर इन सबको मिला लें तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बनता है 9,45,000 रुपीज नवंबर 2021 के हिसाब से। दूसरे साल का इंश्योरेंस मैंने डीलर से परचेज नहीं किया है, बल्कि यूनाइटेड इंडिया से लिया है, तो उसके लिए मुझे देने पड़े करीब 10,600 रुपए। आइए अब टाटा पंच के एकम्प्लिश डैजल पैक AMT BS6 वेरिएंट को करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। इस कार में टाटा का 3 सिलेंडर 1200 सीसी 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन आता है, जो 6000 आरपीएम पे 64 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह टाटा का वही डिपेंडेबल इंजन है जो टियागो, एल्ट्रॉज और टिगोर में भी यूज किया जाता है। एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो सामने है मस्कुलर ग्रिल, जो इस कार को एक वाइड एसयूवी स्टैंस देता है और रिजेंबल करता है हैरियर और सफारी से। लाइट सेटअप में है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एक हाई बीम के लिए और एक लो बीम के लिए, हैलोजन फॉग लैम्प्स, LED DRLs और क्रोम स्ट्रिप। हॉर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सामने है रूफ माउंटेड एंटेना। ORVMs पे हैं LED टर्न इंडिकेटर्स, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर। डोर वाइजर एक्सेसरी का पार्ट है तो ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। साइड बॉडी क्लैडिंग, इनफैक्ट ये सिर्फ साइड में नहीं है, दिस रन्स ऑल अक्रॉस द कार 360 डिग्री। टायर आपको चारों डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिनका प्रोफाइल है 195/60R16। अगर आपको टायर रीडिंग सीखनी है तो आप स्क्रीन पे दी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो, या मैं आपको बता भी देता हूँ। सो 195 दिस इज द क्रॉस सेक्शन विथ, मतलब कि ये विथ होती है कार के टायर की मिलीमीटर्स में। 60 इज द एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि क्रॉस सेक्शन विथ का कितना परसेंटेज आपकी हाइट ऑफ साइड वॉल होगा। तो 60% ऑफ 195 इज 117 मिलीमीटर्स, सो दिस हाइट ऑफ साइड वॉल विल बी 117 मिलीमीटर्स। आर का मतलब होता है दैट दिस टायर का कंस्ट्रक्शन इज रेडियल। आपको कई सारे टायर में बी भी मिल जाएगा आर की जगह, जिसमें प्लाई क्रॉस कंस्ट्रक्शन होता है। और 16 इज बेसिकली द रिम डायमीटर, तो दिस डायमीटर इज 16 इंचेस, राइट। तो पहली दो रीडिंग आपकी मिलीमीटर्स में होती है और ये वाली आपकी इंचेस में। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। अब एक बार पीछे चलते हैं तो पीछे आपको मिलेगा टर्न इंडिकेटर, LED टेल लाइट्स, हाई माउंटेड LED टेल लाइट, बेबी राइनो का मैस्कॉट, इलेक्ट्रिक टेल गेट बूट ओपनर, रियर पार्किंग कैमरा और रिफ्लेक्टर्स। तो अब इस कार के इंटीरियर फीचर्स पे एक नजर डालते हैं। आप ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर का यूज करके डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं और डोर्स ओपन होते हैं 90 डिग्री। सो गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज वेरी इजी। आप कह सकते हो कि गाड़ी में बैठना और उतरना बहुत आसान है। अगर डोर्स की प्रोफाइल देखें तो आपको मिलते हैं लार्ज बॉटल होल्डर्स। आप आराम से इसमें 1 लीटर की बॉटल फिट कर सकते हो और साथ ही आपको एक छोटा अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है, सीक्रेट कंपार्टमेंट की तरह।
सामने अगर देखें तो हमारे पास हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स और ORVM के कंट्रोल्स। स्पीकर सिस्टम, तो इस कार में टोटल 6 स्पीकर्स आते हैं, जिसमें से 4 वूफर्स और 2 ट्वीटर्स हैं। फ्यूल लिड आपको कुछ यहाँ मिलेगा, और बोनेट ओपनर आपको थोड़ा सा हिडन है, तो आपको इधर देखना पड़ेगा। दिस इज द बोनेट ओपनर ऑफ द कार। ये एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, आप इसमें अपनी कीज रख सकते हो। और सीक्रेट कंपार्टमेंट के ऊपर आपको मिलेगा फॉग लाइट का कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये आपका ड्राइव मोड सेलेक्टर है। तो बाय डिफॉल्ट सिटी ड्राइव मोड आता है इस कार में, आप इसको चेंज करके इकोनॉमी ड्राइव मोड कर सकते हो। सिर्फ 2 ड्राइव मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं पंच में, इसमें कोई भी स्पोर्ट्स मोड नहीं आता है। सिटी ड्राइव मोड आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, और इकोनॉमी ड्राइव मोड आप यूज करोगे जब आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए होगी। ड्राइवर साइड सीट आपकी 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, तो मैं आपको बताता हूँ 8 वे एडजस्टमेंट आप कैसे काउंट कर सकते हो। तो एक तो आप इस सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो ये 1 and 2 होता है। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आ जाता है इसमें, तो आप सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ ही आप इस सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये आपका 6 वे एडजस्टमेंट हो गया। और साथ ही आप हेडरेस्ट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये 7 and 8 होता है, राइट। सो आगे और पीछे 1 and 2, रिक्लाइन एंगल 3 and 4, हाइट एडजस्टमेंट 5 and 6, और फाइनली हेडरेस्ट को आप एडजस्टेबल बना सकते हो 7 and 8। तो ये आपका 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट है। पैसेंजर साइड आपको सिर्फ 6 वे मिलेगी, पैसेंजर साइड में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं आता है। अगर पेडल्स की तरफ देखें तो ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ 2 पेडल्स हैं, जिसमें से लेफ्ट वाला आपका ब्रेक पेडल है और राइट वाला आपका एक्सेलरेटर पेडल है। प्रॉपर एक डेड पेडल मिलता है इसमें, ताकि आप अपने लेफ्ट पैर को आसानी से रेस्ट कर सकें। ये कॉयल मैट है जो मैंने आफ्टर मार्केट परचेज की थी, इसका प्राइस मैं भी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और इस कॉयल मैट के नीचे आपको ऑफिशियल एक्सेसरी वाली मैट भी मिल जाएगी, जो फ्री मिलती है आमतौर पे। अब इस कार के डैशबोर्ड पे एक नज़र डालते हैं, तो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है टाटा के बड़े लोगों के साथ। लेफ्ट साइड में है आपके ऑडियो के कंट्रोल्स, तो इससे आप अपने म्यूजिक को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, या फिर कॉल को पिकअप या ड्रॉप कर सकते हो। और राइट साइड में आपकी क्रूज कंट्रोल के बटन हैं। क्रूज कंट्रोल आप इंगेज कर सकते हो जब आपकी कार 60+ स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड में है टैकोमीटर और राइट साइड में स्पीडोमीटर है। दोनों ही एनालॉग मीटर्स हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है इसमें। एक छोटी आपको स्क्रीन जरूर मिल जाएगी डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए। राइट साइड का लीवर है आपका टर्न इंडिकेटर्स के लिए, और लेफ्ट साइड का लीवर है आपका वाइपर कंट्रोल्स के लिए। स्टीयरिंग पे ये लेदर रैप मैंने आफ्टर मार्केट करवाया है, और इससे आपको बहुत अच्छी एक ग्रिप मिलती है कार ड्राइव करते वक्त। इसका प्राइस मैं आपको अभी एक्सेसरीज के सेक्शन में बताऊंगा। सेंटर में है आपके एसी और डिफॉगर के कंट्रोल्स। ये आपका यूएसबी का पॉकेट, यूएसबी पोर्ट, साथ ही आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपने कीज एंड फोन को ड्रॉप कर सकते हो। ये इस कार का एएमटी लिवर है, आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो। तो इसमें आर इज फॉर रिवर्स, एन इज फॉर न्यूट्रल, एंड ए इज फॉर ऑटोमेटिक या फिर ड्राइव मोड आप कह सकते हो। साथ ही अगर आप मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो आप लीवर को लेफ्ट साइड पुश करके मैनुअली गियर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, राइट। गियर लीवर के नीचे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। कोई आर्म रेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है इस व्हीकल में, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये आपके सीट बेल्ट के कंट्रोल्स। और अगर सामने से इस कार को देखें तो ये आपको डिपर का कंट्रोल मिल जाता है। ये आपके एसी वेंट्स हैं। एसी वेंट पे जो कलरिंग है वो आपकी कार के कलर से मैच करती है। तो मेरी गाड़ी है मीटियोर ब्रॉन्ज कलर की, तो आपको ये एसी के साइड में मीटियोर ब्रॉन्ज कलर के फ्रेम्स मिल जाते हैं। कार के इंटीरियर्स डुअल टोन है, तो इसमें व्हाइट कलर का यूज किया गया है ब्लैक कलर के साथ, तो एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है और कभी भी आपको कार में बैठकर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो आपके पास 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है हर्मन ब्रांड का, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट है। स्क्रीन का रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्लो है बट फिर भी इट वर्क्स फॉर यू। कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड ऑटो सेलेक्ट करते हो तो अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। आप बहुत सारी ऐप्स का यूज कर सकते हो। मैं 1 मिनट आपको ऐप विंडो दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप बहुत सारी ऐप्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी ऐप्स भी आती हैं व्हाट्सएप के साथ साथ। तो अगर आपने टीम्स में लॉगिन कर रखा है अपने फ़ोन से, तो आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऑफिस की कॉल भी कार में बैठे बैठे ही पिकअप कर सकते हैं। इंजन आप सुन सकते हो काफ़ी साइलेंट है, और केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, तो इंसुलेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जैसे ही आप रिवर्स पुट करोगे वैसे ही आप देखोगे कि आपका रियर कैमरा ऑन हो जाता है एडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैमरे का रेजोल्यूशन काफी अच्छा है, तो दिन हो या रात आपको दोनों ही समय में क्लियरली दिखाई देगा।
और आप इजीली अपनी कार को बैक कर पाएंगे या फिर पार्क कर पाएंगे। अगर कार की रूफ की तरफ चलें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्राइवर साइड सनवाइजर। इसमें सिर्फ टोल रिसीट होल्डर मिलता है आपको, इसमें कोई भी ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलती है। बट अगर आप पैसेंजर साइड की तरफ सनवाइजर देखोगे तो इसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं SRS के स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपका लाइट प्लेसमेंट है जिसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये है आपका माइक। पैसेंजर साइड डोर को अगर आप देखें तो अगेन आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। लार्ज बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे आपको जिसमें आप आसानी से 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। स्पीकर्स, और अगर डैशबोर्ड मैं ओपन करूं तो डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं स्पेसिफिकली इसमें, और साथ ही साथ आपको एक लाइट भी मिल जाती है ताकि आपने जो भी रखा है आप उसे देख सको। IRVM आपका मैनुअली एडजस्टेबल है। इनसाइड रियर व्यू मिरर, तो आप इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लार्ज विंडोज आपको मिलते हैं पैसेंजर साइड में, और साथ ही आपको पैसेंजर साइड ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको ड्राइवर साइड सीट बेल्ट मिल जाती है जो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, आप इस हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये थे इस कार की फ्रंट रो। अब रियर सीट देखते हैं। फ्रंट डोर की तरह रियर डोर भी आपके पूरे 90 डिग्रीज ओपन होते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। रियर डोर में भी आपको मिल जाएंगे लार्ज बॉटल होल्डर्स, आप इजीली इसमें 1 लीटर की बॉटल कैरी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, और ये आपका पावर विंडो का कंट्रोल है। फ्रंट सीट मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की है, तो आप देख सकते हैं इतनी जगह बचती है इसमें। और रियर सीट पे अगर आप देखेंगे तो रिक्लाइन एंगल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा सीट बेल्ट्स के साथ। अब मैं आपको एक बार इस कार में बैठ कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और साथ ही अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। रियर सीट पे फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 लोग भी इसमें छोटी शॉर्ट जर्नी के लिए लेस देन 200 किलोमीटर इजीली बैठ सकते हैं। रियर में आपको कोई भी AC नहीं मिलता है और ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट मिलता है। सीट कवर्स मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, तो इनमें मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक्सेसरी सेक्शन में इसका प्राइस जरूर बता दूंगा। साथ ही अगर डोर्स पे देखें तो आपको अगेन ग्रैब हैंडल्स और कोट हुक मिल जाएगा जो कि दोनों साइड प्रेजेंट है। इस कार की रियर सीट से आपको कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। कार के डुअल टोन इंटीरियर्स काफी अच्छा लुक देते हैं इसे। इस कार में रियर सीट में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता है, आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलेंगे, और साथ ही ना कोई रियर आर्म रेस्ट प्रोवाइडेड है। तो लॉन्ग जर्नीज में अगर आप 2 लोग बैठे हैं तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। रियर सीट के बाद बारी आती है इस कार के बूट स्पेस की। इस कार में 366 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 37 लीटर्स। आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके बूट स्पेस का, इसलिए मैंने इसमें केबिन लगेज पुट करके दिखाया है आपको। तो अगर आप एक छोटी फैमिली हैं 3 से 4 लोगों की, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। अब इस कार का बूट ओपन करते हैं और समझते हैं कि 366 लीटर्स का बूट स्पेस आखिर प्रैक्टिकली कितना होता है। तो आप इलेक्ट्रिक टेल गेट यूज करके बूट ओपन कर सकते हो। ये आपकी पार्सल ट्रे है, आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। अगेन मैं एक्सेसरी सेक्शन में आपको इसका प्राइस बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 केबिन साइज के सूटकेस रखे हैं, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। साथ ही थोड़ी सी और जगह बच जाती है आपके एक्स्ट्रा बैगेजेस या शू बॉक्स के लिए। तो आप देख सकते हो 366 लीटर सफिशिएंट स्पेस होती है 3 फुल केबिन साइज के बैग रखने के लिए। तो अगर आपकी एक छोटी फैमिली है 3-4 लोगों की, और आप एक 3-4 दिन का टूर प्लान कर रहे हो, तो आप इजीली एक बैग डेजिग्नेट कर सकते हो किसी एक पर्सन ऑफ द फैमिली के लिए, और आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आमतौर पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक बैग मेरी मॉम के लिए हो जाता है, एक हो जाता है डैड के लिए, और ये छोटा वाला मेरे लिए। साथ ही थोड़ी सी और जगह बच जाती है अगर आपको कोई खाने पीने का सामान भी कैरी करना है। तो पार्सल ट्रे पे भी आप चीज़ें रख सकते हैं। इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो करीब 2 या 2.5 kgs होती है, बट ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको केयरफुल रहना है कि आप इस पर बहुत भारी सामान ना रखें। कार का बूट एम्प्टी होकर कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हो ये आपके रिफ्लेक्टर्स एंड रोड फ्लेयर्स हैं जो आप यूज़ करते हो अगर आपका कोई टायर पंचर हो जाए। साथ ही टाटा आपको टायर मोबिलिटी किट भी देती है साथ में। तो लेट्स से अगर आपका टायर कहीं पे पंचर हो गया तो आपको उसको नेसेसरीली रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मोबिलिटी किट का यूज़ करके एक मैकेनिकल शॉप तक उसी टायर को लेकर के पहुँच सकते हो। साथ ही एक छोटी सी लाइट आपको मिल जाती है बूट में, ताकि आप अंधेरे में भी देख सको। और अगर मैं इसका रग उठाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इस कार का स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील आपको एक साइज छोटा मिलेगा, तो ये 185/70R15 है इसका डायमेंशन। साथ ही आपको लग रेंचेस वगैरह मिल जाते हैं।
ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है टाटा ने स्पेयर व्हील में। अब बात करते हैं एक्सेसरीज और उसके प्राइस की। डोर वाइजर एंड पार्सल ट्रे मैंने शोरूम से ही परचेस किया है और उस वक्त मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था इस पे। हालांकि डीलरशिप ने मुझे बताया था कि अगर मैं 3 महीने वेट कर लूँ तो वो मुझे डिस्काउंटेड रेट पे ये दोनों प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। उस वक्त उन्होंने नहीं दिया क्योंकि प्रोडक्ट नया नया था, मार्केट में टाटा पंच जस्ट लॉन्च हुई थी और उसकी एक्सेसरीज कॉस्टली थी। तो डोर वाइजर का प्राइस मुझे पड़ा 2800 और पार्सल ट्रे के लिए मैंने पे किए 2200। आज की डेट में अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स आप आफ्टर मार्केट परचेस करते हो तो आपको दोनों ही विद इन 2500 मिल जाएंगे। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में है सीट कवर्स, कॉयल मैट और स्टीयरिंग व्हील पे आर्टिफिशियल लेदर स्टिचिंग। इन तीनों का मैंने 7000 रुपीज पे किया है। सीट कवर्स बकेट फिट नहीं है, ये नॉर्मल कवर्स हैं। अब आते हैं सर्विस कॉस्ट पे। तो टाटा मोटर्स आपको पंच पे 1 लाख किलोमीटर या 3 इयर्स की वारंटी देती है और पहली 3 सर्विसेज 1 साल में आपके लिए फ्री हैं। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसा बिल मिलेगा जिसमें अमाउंट 0 है। मैंने फर्स्ट सर्विस के लिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी ली थी ताकि वो गाड़ी मेरे घर से पिक करके सर्विस सेंटर खुद लेकर के जा सकें। तो ये 300 उसके चार्जेस हैं। फोर्थ पेड सर्विस इसकी 15,000 किलोमीटर पे हो चुकी है, जिसका टोटल अमाउंट मैंने 7784 रुपीज पे किया था। मैं आपको इसकी डिटेल्स और ब्रेकअप बताता हूँ, साथ ही आप ये डिटेल्स स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फोर्थ पेड सर्विस में इंक्लूडेड है मोबाइल रिफिल, ऑयल फिल्टर एसी, एडेसिव वेट स्ट्रिप विद एक्रिलिक टेप, ईयरिंग क्लिप, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक और एडजस्टमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ब्रेक पैड सेल रिप्लेसमेंट और लुब्रिकेशन। तो आप देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में इस कार पे मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग के नाम पर 8,000 रुपए से भी कम खर्च हुआ है। अगर मैं इसको पर ईयर कहूँ तो 4,000 रुपए से भी कम आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टाटा पंच एक काफी लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है टाटा का। तो अब इस कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स पे एक नजर डालते हैं। देखिए टाटा पंच का AMT वेरिएंट है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसलिए अगर आप पेडल्स की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 पेडल दिखेंगे, जिसमें से लेफ्ट वाला ब्रेक पेडल है और राइट साइड वाला आपका एक्सेलरेटर पेडल है। एक प्रॉपर फुटरेस्ट आपको मिल जाता है अपने लेफ्ट पैर को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। तो चूंकि एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको पता है इस कार में क्लच नहीं होगा, या फिर अगर और ज्यादा प्रिसाइज टर्म्स में बोले तो क्लच पेडल नहीं होता है इसमें। तो क्लच को इंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए AMT यूज करता है आपकी ब्रेक और एक्सेलरेटर के इनपुट्स को। इनफैक्ट अगर आप ड्राइवर साइड डोर पे इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर साइमल्टेनियसली प्रेस नहीं करना है, वरना आपका AMT ट्रांसमिशन कंफ्यूज हो जाएगा कि कब गियर्स को अप शिफ्ट करना है या फिर गियर्स को डाउन शिफ्ट करना है। तो अब इसकी ड्राइविंग मैकेनिक्स समझते हैं। तो जिस तरीके से एक मैनुअल कार में आप क्लच को प्रेस करके अपनी कार को इग्निशन मोड में पुट करते हैं, कुछ उसी तरीके से आप AMT में ब्रेक पेडल को पुश करके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का यूज करके अपनी कार को इग्निशन मोड में पुट कर सकते हैं। कार के स्टार्ट होते ही आप डिजिटल MID पे देख सकते हैं कि न्यूट्रल मोड शो हो रहा है, और अगर आप गियर लीवर की तरफ भी ध्यान देंगे तो आपका न्यूट्रल मोड मार्क्ड है और आपका हैंड ब्रेक एंगेज्ड है। तो सबसे पहले हम हैंड ब्रेक को रिलीज करते हैं और इस कार को ड्राइव मोड में या फिर ऑटोमेटिक मोड में सेट करते हैं। जैसे आप इसे AMT मोड में सेट करोगे, आप अपने डिजिटल MID पे देख सकते हो कि आपका फर्स्ट गियर एंगेज हो चुका है। अब जिस तरीके से एक मैनुअल कार में आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज करते हैं गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए, कुछ उसी तरीके से आप ब्रेक पेडल को धीरे धीरे रिलीज करेंगे और आपकी कार क्रीप फंक्शन का यूज करते हुए स्लोली आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो क्रीप फंक्शन में जो आपको स्पीड मिलेगी वो 8 to 10 kmph की मिलती है। तो आप देख सकते हैं कार अपने क्रीप फंक्शन का यूज करते हुए स्लोली आगे बढ़ रही है। टाटा ने अपने AMT की ट्यूनिंग कुछ इस तरीके से की है कि ये बहुत जल्दी अपशिफ्ट होता है। तो अब मैं एक्सेलरेटर का इनपुट प्रोवाइड करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही टैकोमीटर पे रीडिंग 2500 RPM के पार जाएगी, आप देखोगे कि आपका गियर अपशिफ्ट होता है। तो ये मैंने एक्सेलरेटर का इनपुट प्रोवाइड करना शुरू किया और आप देख सकते हो कि सेकंड गियर एंगेज हो चुका है। अब मैं कंटिन्यूअसली एंड स्लोली एक्सेलरेटर का इनपुट प्रोवाइड करूंगा और दोबारा से आप देख सकते हैं कि टैकोमीटर पे 2500 RPM क्रॉस करते ही आपका थर्ड गियर एंगेज हो चुका है। और अगेन बिल्कुल इसी तरीके से आप स्लोली एक्सेलरेटर का इनपुट प्रोवाइड करते रहें और ये आपका फोर्थ गियर एंगेज हो चुका है। फिफ्थ गियर एंगेज करने के लिए आपकी कार की स्पीड मिनिमम 60 km/h होनी चाहिए। तो अब आप स्पीडोमीटर पे देख सकते हैं कि 60 के ऊपर आपकी स्पीड जा चुकी है और आपका फाइनल एंड फिफ्थ गियर एंगेज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने AMT ट्रांसमिशन को ड्राइव कर सकते हैं। और कार को स्टॉप करने के लिए अगेन आप ब्रेक्स को प्रेस करेंगे और AMT आपके लिए गियर्स को डाउन शिफ्ट करना शुरू करेगा और फाइनली आपकी कार हॉल्ट पे कुछ इस तरीके से आ सकती है। एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आपकी गाड़ी इस तरीके से रुकी हो तो आपने देखना है कि आपका जो फर्स्ट गियर एंगेज्ड है आप उसे डिसएंगेज कर दें
वरना बहुत देर तक क्लच के एंगेज होने से आपके क्लच पेट की असेंबली बर्न हो सकती है और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी आप ऐसे स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में रुके हों जहां पे आपको 30 सेकंड या उससे ऊपर के लिए स्टॉप करना है, तो एक बेटर प्रैक्टिस होगी कि आप गियर लीवर का यूज करके अपनी कार को न्यूट्रल मोड में स्टॉप करें और जैसे ही अगेन आपको आगे बढ़ना हो आप इसे ड्राइव मोड में पुट करें और स्लोली क्रीप फीचर का यूज करते हुए आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं इस कार के प्रैक्टिकल रियल लाइफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। शुरुआत एडवांटेजेस से करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी। देखिए, ये तो आप सबको पता है कि इस कार ने ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स अचीव की है, जिसका मतलब ये होता है कि इन एन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट ये कार आपको पूरी तरीके से बचाने में सक्षम है अगर आप स्पीड लिमिट्स में इसे ड्राइव करते हैं तो। बट किसी कार की बिल्ड क्वालिटी सिर्फ उसकी क्रैश रेटिंग से डिटरमाइन नहीं होती। जब आप रियल लाइफ में कार को लेकर के रोड पे निकलोगे तो एक बहुत बड़ा डर जो नए ड्राइवर्स के मन में होता है वो ये कि कहीं इस पर डेंट ना लग जाए। आपने देखा होगा कि इंडिया में अक्सर ओवर एंथुजियास्टिक बाइक ड्राइवर्स किसी कार को पीछे से टच करते हैं, जिससे बचने के लिए बहुत से कार ओनर्स अपनी कार में रियर बम्पर गार्ड लगवाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि कुछ ओवर एंथुजियास्टिक ऑटो ड्राइवर्स आपके ओआरवीएम पे मार करके चले जाएंगे, या किसी टाइट पार्किंग स्पेस में अगर आप केयरफुल नहीं हो तो डोर ओपन करते वक्त आप अपना डोर टच कर दोगे, या किसी एलिवेटेड फुटपाथ पे आपका डोर टच हो सकता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे आपकी कार पर डेंट आएगा। मैं इस केस में आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि अगर टक्कर बहुत हार्ड और इम्पैक्टफुल नहीं है तो इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग एंड थिक शीट मेटल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है और इस पर डेंट कभी भी नहीं आएगा। हाँ, स्क्रैच मार्क आ सकता है जिसे आप इजीली लिक्विड रिमूवर से रिमूव कर सकते हो, बट डेंट कभी नहीं आएगा अगर कोलिजन बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ड और इम्पैक्टफुल नहीं है तो। इस कार का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है बॉडी क्लैडिंग, जो इसमें 360 डिग्रीज मतलब कि चारों तरफ से प्रोवाइड की गई है। इसे बनाया जाता है हार्ड प्लास्टिक या पॉलीमर कंपोजिट से, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए। इस बॉडी क्लैडिंग की वजह से ही आपको इस कार में रियर बम्पर गार्ड लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी क्लैडिंग पूरी तरीके से स्मॉल और मॉडरेट शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और डेंट आने से रोक सकता है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रेक की बाइट फोर्स। देखिए, इस कार में ब्रेक्स बहुत ही पावरफुल है और उनकी बाइट फोर्स बहुत ही क्रिस्प है। अगर आप सिटी में विद इन स्पीड लिमिट ड्राइव करते हो तो आप कार को जहां रोकना चाहते हो ये बिल्कुल वहां रुक जाएगी। सामने के 2 टायर में आपके डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइडेड हैं और पीछे आते हैं ड्रम ब्रेक्स। ब्रेक का थ्रो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको ब्रेक्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत थोड़े से थ्रो से आप इस कार को रोक सकते हो। चौथा एडवांटेज है कंफर्टेबल और स्टर्डी ड्राइव क्वालिटी। देखिए, टाटा पंच छोटी जरूर है पर हल्की नहीं। आप अपनी स्क्रीन पे इस कार का कर्व वेट कंपैरिजन देख सकते हैं भारत की दूसरी पॉपुलर कार्स के साथ। इसकी ड्राइव क्वालिटी काफी कंफर्टेबल है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, कॉर्नरिंग में थोड़ा सा बॉडी रोल आपको जरूर महसूस होगा, पर आप उसे कंटेन कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे ब्रेक लगाएं और अपनी कार को स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करें तो। स्टीयरिंग का फीडबैक काफी अच्छा है। स्टीयरिंग उतनी हल्की नहीं है जितनी मारुति और hyundai की होती है, और ना ही उतनी एक्यूरेट है जितनी आप फोर्ड या फोक्सवैगन से एक्सपेक्ट करते हैं। इट सिट्स समवेयर इन द मिडल, बट कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। इस कार का पांचवा एडवांटेज है इसका स्पेस। देखिए, इस कार में कभी भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। रियर सीट पे फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो किसी शॉर्ट जर्नी के लिए 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। विंडो का साइज काफी बड़ा है और अंदर डुअल टोन इंटीरियर्स यूज किए गए हैं, तो ऑल इन ऑल आपको कभी भी इस कार में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। स्पेशियस है ये कार। इस कार का छठवां प्रैक्टिकल एडवांटेज है इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इस कार में 187 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है, जो किसी भी माइक्रो एसयूवी या हैचबैक के लिए सफिशिएंट होता है। आपने देखा होगा कि इंडिया में कई सारे स्पीड ब्रेकर्स को देखकर ऐसा लगता है कि बनाने वाले को माउंट एवरेस्ट से कॉम्प्लेक्स था। हाइट पर कोई भी रेगुलेशन नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहरों में स्पीड ब्रेकर्स कितने भी ऊंचे क्यों ना हो और गड्ढे कितने भी गहरे क्यों ना हो, आपकी कार कभी नीचे से टच नहीं होती। 8th प्रैक्टिकल एडवांटेज है दैट दिस कार इज अ माइलेज मशीन। ये आपको पहले 2000 किलोमीटर तक 14 kmpl का माइलेज देगी, उसके बाद सिटी में 18 kmpl और हाईवेज पे 22 kmpl। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक स्नैपशॉट देख सकते हो, और बाय द वे आप MID की रीडिंग्स को ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने टैंक टू टैंक माइलेज मेजर किया है, तो जो भी MID पे शो करता है वो फेयरली एक्यूरेट है। डिफरेंस हमेशा 1 किलोमीटर से कम का ही होता है, राइट। आप अपनी स्क्रीन पे ट्रिप समरी देख सकते हो जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से मिल जाती है। ये 500 किलोमीटर्स की जर्नी मैंने की थी फ्रॉम नोएडा टू लखनऊ मिड समर्स में। कार में बैठे थे 4 पैसेंजर्स, बोट पूरा फुल था, और क्योंकि ये समर्स की ट्रिप थी तो AC थ्रू आउट जर्नी फुल कैपेसिटी पे ऑन था। इस जर्नी में 2 एक्सप्रेसवेज आते हैं, एक यमुना एक्सप्रेसवे जिसपे स्पीड लिमिट है 100 और दूसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसपे स्पीड लिमिट है 120। मेरा और मेरे फादर का एक रूल है कि हम गाड़ी कभी ट्रिपल डिजिट्स में ड्राइव नहीं करते हैं, तो मैंने 95 kmph की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट किया था और कार में सिटी मोड में ड्राइव कर रहा था। आप माइलेज देख सकते हैं अराउंड 22 kmpl का। अगर ये सेम ट्रिप मैं विंटर में करता 80 की स्पीड के साथ और इकोनॉमी ड्राइव मोड पे, तो मुझे आराम से 25 kmpl का माइलेज भी मिल जाता।
दूसरी ट्रिप थी नोएडा से मैक्लोडगंज की, अगेन समर्स में 5.5 लोगों के साथ। 5.5 इसलिए क्योंकि कार में 5 एडल्ट्स थे और एक बच्चा भी। बूट फुल विथ लगेज और डिस्टेंस कवर्ड वाज अप्रॉक्सिमेटली 1150 किलोमीटर्स। एसी अगेन थ्रू आउट जर्नी में फुल कैपेसिटी पे ऑन था। इस ट्रिप पे मुझे 18.2 के एमपीएल का माइलेज मिला, तो आप देख सकते हो कि माउंटेन ड्राइविंग से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसके माइलेज पे। और ये एक्सट्रीम माउंटेन्स है, आप में से बहुत से लोग मैक्लोडगंज गए होंगे तो आपको पता होगा कि कांगड़ा के बाद से जो रोड्स हैं वो काफी स्टीप हैं। इन दोनों ट्रिप्स की समरी देखकर आप कंक्लूड कर सकते हो कि टाटा पंच एएमटी का माइलेज इसका एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है, चाहे कंडीशंस कोई भी हो, सिटी, हाईवे या फिर माउंटेन। इसके अलावा कुछ अन्य एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कंफर्टेबल सीट्स विद गुड अंडर थाई सपोर्ट, ताकि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो तो आप कंफर्टेबली बैठो। रियर कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इट कम्स विद एडाप्टिव क्रूज गाइडलाइंस, तो आपको पार्किंग और रिवर्स करने में आसानी होती है। क्रूज कंट्रोल का फीचर जिसे आप 60 प्लस की स्पीड पे एंगेज कर सकते हो, ताकि अगेन आपके लॉन्ग ट्रैवल और लॉन्ग जर्नीज, हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज पे आप इजीली लाइट फुट से गाड़ी को ड्राइव कर सकें। साथ ही सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ना तो बहुत ज्यादा स्टिफ है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो केबिन के अंदर जर्क्स आपको कम फील होते हैं। अब आते हैं इस कार के प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस पे। नंबर 1, नो रियर एसी वेंट। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया में 5 महीने अप्रैल से लेकर अगस्त तक में टेम्परेचर अक्सर 35 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में इस कार में रियर एसी वेंट ना होना इस कार का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहे हो जहाँ बिल्कुल भी छाँव नहीं है, बिल्कुल भी शेड नहीं है और डायरेक्ट सनलाइट आपकी केबिन के अंदर आ रही है, तो उस केस में एसी की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी एवरेज मिलेगी। गाड़ी का केबिन ठंडा नहीं होता है और आगे के 2 पैसेंजर्स के लिए तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट डायरेक्ट फैन की हवा लगती रहती है। बट पीछे जो भी आपके 2 पैसेंजर्स बैठेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, ऐसा सिर्फ़ उन दिनों में होता है जब तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा हो और सिर्फ़ उन रोड्स पे जहाँ बिल्कुल भी छाँव ना हो, बिल्कुल भी शेड ना हो और डायरेक्ट सनलाइट आपके केबिन में आ रही हो, सिर्फ़ तभी ऐसा होगा। हालाँकि इस बात पे हमें डिबेट नहीं करना चाहिए कि रियर एसी वेंट अब इंडिया में लग्ज़री नहीं बल्कि नेसेसिटी है और सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को एटलीस्ट मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में रियर एसी वेंट का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है नो आर्म रेस्ट। देखिए, इस कार में ड्राइवर साइड में आर्म रेस्ट नहीं मिलता है आपको, तो अगर आप कोई भी लॉन्ग जर्नी प्लान करते हैं तो आपके पास हाथ रखने के लिए आर्म रेस्ट नहीं होगा और आपको शोल्डर पेन हो सकता है। हालांकि इसका एक हैक है कि आप जब भी लॉन्ग जर्नीज पे हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पे अपनी कार को ड्राइव करें तो थोड़े टाइम बाद आप लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग पकड़ लें और राइट हैंड आप अपने विंडो के आर्म रेस्ट पे रख सकते हो, डोर के आर्म रेस्ट पे रख सकते हो। बट ये सिर्फ एक हैक है और अगर आर्म रेस्ट प्रोवाइड किया होता टाटा ने मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में तो काफ़ी अच्छा होता। तीसरा डिसएडवांटेज है इस कार की पुअर फिट एंड फिनिश। देखिए, ये तो आप सबको पता है कि इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, बट फिट एंड फिनिश काफी पुअर है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रांगली पुट टुगेदर बट नॉट प्रॉपरली पुट टुगेदर। आपको सब जगह पर पैनल गैप्स दिख जाएंगे, मिसमैच पार्ट्स दिख जाएंगे। कई बार तो कार देखकर ऐसा लगता है कि किसी लोकल मैकेनिक के यहाँ असेंबल हुई है, ना कि किसी प्रोडक्शन लाइन में। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी पे काफी काम कर लिया है टाटा ने, बिल्ड क्वालिटी में एक बेंचमार्क स्टैब्लिश कर लिया है, बट फिट एंड फिनिश में अभी काफी काम बाकी है। आइए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, टाटा की कार में आपको कई जगहों पर अनइवन पैनल गैप्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। आप बॉनेट और साइड मेटल के बीच का अगर आप यहाँ गैप देखो तो बहुत ही क्लोज फिनिशिंग की हुई है। बट अगर ये सेम मैं आपको दूसरे साइड दिखाऊं तो आप देखोगे कि स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। और ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं है, ऐसा इस कार में आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो पार्ट्स पुट किए गए हैं एक साथ, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रांगली पुट टुगेदर बट नॉट प्रॉपरली पुट टुगेदर। साथ ही आप डोर पे रबड़ की फिनिशिंग देख सकते हो कि किस तरीके से अनइवन लगती है। साथ ही सब जगह पर आपको ओपन वायर्स मिल जाएंगे, जो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप इन पे स्टेप इन ना कर दो, वरना अगर ये टूट गया तो फिर आपको गाड़ी सर्विस सेंटर लेकर के ही जानी पड़ जाएगी। और ऐसा सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं है, ऐसे ओपन वायर्स आपको इस कार में सब जगह देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको पैसेंजर साइड भी दिखाता हूँ। तो आप पैसेंजर साइड भी देख सकते हो कि ये ऐसे ओपन वायर है, आउट इन दी ओपन। और आपको केयरफुल रहना होता है कि आप किसी भी तरीके से इस वायर को तोड़ ना दें या कट ना कर दें। तो फिट एंड फिनिश डिपार्टमेंट में टाटा के लिए अभी काफ़ी काम बाकी है। चौथा मेजर डिसएडवांटेज है टाटा की बिलो एवरेज सर्विस। देखिए, टाटा की सर्विस में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक बार आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में अंदर गई तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं। जो बिल आपको टाटा की तरफ से मिलेगा, आपको उस बिल को ट्रस्ट करना होगा कि ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी के साथ हुई होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए टाटा ने आपको सर्विस बिल में लिख करके दिया कि उन्होंने आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट किया है।
अब चूंकि आपको अंदर सर्विस सेंटर में जाने की इजाजत नहीं है, आप ये देख नहीं सकते हो कि व्हील अलाइनमेंट एक्चुअल में हुआ है या नहीं, या व्हील अलाइनमेंट कितना गड़बड़ था आपकी गाड़ी का, आपको उनकी बात को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इस मामले में मुझे लगता है टाटा को अभी भी टोयोटा जैसी कंपनियों से सीखने की जरूरत है, जहाँ पे वो अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो आएं और देखें कि गाड़ी में क्या क्या चीजें सर्विसिंग के दौरान होती हैं, किस तरीके से व्हील अलाइनमेंट होता है, अगर कोई रिफिलमेंट हो रही है फॉर एग्जांपल मोबिल की, तो वो आपके सामने ही करते हैं। तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी एक पॉइंट है और सर्विस एक पॉइंट है जिस पे टाटा को अभी बहुत इंप्रूव करना है। सर्विस से जुड़ी मैं आपको एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई और आपने टाटा में इस दिक्कत के लिए कंप्लेन किया, इस प्रॉब्लम के लिए आपने कंप्लेन फाइल की। फोन आपके पास 10 आ जाएंगे, आपके पास सीआरएम का फोन आ जाएगा, आपके पास जनरल मैनेजर का कॉल आ जाएगा, आपके पास वर्कशॉप से कॉल आ जाएगा, आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा, लेकिन काम ये आपका एक नहीं करेंगे। काम आपका तभी होगा जब आप स्वयं अपना टाइम निकाल करके वर्कशॉप पे गाड़ी लेकर के जाते हो, टाटा के एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करते हो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हो, आप वहाँ खड़े रहते हो, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका काम करेंगे। पीस ऑफ माइंड नहीं है अगेन कि आपने गाड़ी दे दी और आपका काम हो गया। उस लेवल का सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं, उस लेवल की सर्विस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी टाटा से। पांचवा मेजर डिसएडवांटेज इस कार का ऑटोमेटिक वेरिएंट स्पेसिफिक है, और वो ये है कि इसके एएमटी में बहुत ज़्यादा लैग्स हैं। देखिए, वैसे तो एएमटी का मतलब ही ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, और आपको पता होगा कि ये प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक एक्चुएटर होता है जो आपके एक्सेलरेशन के इनपुट्स को देखकर गियर को अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट करता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक लाइक हाउ सीवीटी एंड डीसीटी ट्रांसमिशंस आर। तो इससे आप वैसे भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। बट फिर भी टाटा अगर चाहता तो अपने ऑटोमेटिक वेरिएंट को, अपने एएमटी वेरिएंट को थोड़ा और बेटर ट्यून कर सकता था। फॉर एग्जांपल, इसी कार के ऊपर टाटा की एक कार आती है जिसे नेक्सॉन कहते हैं, जो इससे एक सेगमेंट ऊपर है, जिसमें एएमटी काफ़ी अच्छा ट्यून्ड है। आप अगर नेक्सॉन पे स्पोर्ट्स मोड पे एएमटी कार को चलाएं तो आपको कम से कम लैग फील होगा। ऐसा इस कार में बिल्कुल भी नहीं है। टाटा ने पंच में स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके एएमटी की मैं लिटरल टर्म्स में बताऊं तो सांस फूल जाती है स्टॉप एंड गो एक्सेलरेशन में। ओवरटेक्स आपको प्लान करने पड़ेंगे, और हिल ड्राइविंग काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आप न्यू ड्राइवर हैं और आप पहली पहली बार अपनी गाड़ी पहाड़ों पर लेकर के चले गए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, और बार बार आपको हैंड ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको हैंड ब्रेक यूज़ करके कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी गाड़ी आगे या पीछे से टच भी हो सकती है। तो हाँ, एएमटी की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, इसकी ट्यूनिंग और बेटर हो सकती थी, और अगर एएमटी को ट्यून बेटर करना ही था तो टाटा इसमें अपना स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन दे सकती थी, जो इसी के ऊपर एक वेरिएंट आता है नेक्सॉन, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे। क्या ये कार आपको खरीदनी चाहिए या नहीं? या अगर और बेहतर शब्दों में कहें तो किन लोगों के लिए ये कार परफेक्ट होगी? किन लोगों के लिए ये कार सबसे सही होगी? देखिए, अगर आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो आपके साथ-साथ आपके पेरेंट्स भी ड्राइव करें, और अगर आपके पेरेंट्स ने ड्राइविंग अपने लेट 50s या 60s में सीखी है, तो उनके लिए ये कार परफेक्ट है। मैं आपको इसके कई सारे कारण बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि इसमें बॉनेट क्लियरली विजिबल होता है, और नए ड्राइवर्स के साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो होती है, वो होती है फ्रंट जजमेंट की, कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि बॉनेट आगे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और आपने देखा होगा कई सारे यंग ड्राइवर्स अपने कार के फ्रंट बम्पर को अक्सर टकरा देते हैं किसी दूसरी चीज़ से। तो वो प्रॉब्लम आप इस कार में बिल्कुल भी फेस नहीं करोगे, क्योंकि बॉनेट आपको क्लियरली विजिबल है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि स्टीयरिंग को कितना मोड़ने से आपकी गाड़ी कितनी मुड़ती है, और आप इजीली अपने पेरेंट्स के साथ इस कार को ड्राइव कर पाएंगे। देखिए, अगर आप एक शॉर्ट ड्राइवर हैं और आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से कम है, या फिर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो आप अपनी वाइफ को दे सकें, आप अपनी सिस्टर को दे सकें, आप अपनी मॉम के लिए परचेज कर सकें, तो ये कार आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि इसका टॉल बॉय एसयूवी डिज़ाइन इंश्योर करता है कि आप एक हाइट पर बैठते हैं, और प्लस इसमें एक हाइट एडजस्टमेंट फीचर भी आता है। आप एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हैं, आपको रोड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, और ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कार विमेन के लिए और शॉर्ट ड्राइवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसका इस्तेमाल आप डेली कम्यूट के लिए, डेली ऑफिस जाने के लिए करने वाले हो, तो ये कार आपके लिए एक परफेक्ट बाय साबित हो सकती है। हमने देखा है कि ये एक माइलेज मशीन तो है ही, साथ ही इसका एएमटी गियरबॉक्स शहरों में होने वाले बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से आपको इजीली नेविगेट करके निकाल सकता है। ओवरऑल, इट्स अ ग्रेट फर्स्ट कार टू बाय। अगर आप टाटा पंच से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बना दूंगा। हाल ही में Hyundai ने पंच की राइवल एक्स्टर को मार्केट में लॉन्च किया है। Hyundai ने टाटा पंच को करीब से स्टडी किया और इसके सभी डिसएडवांटेजेस को रिमूव करते हुए एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। तो मैंने आपको बताया, इस कार में रियर एसी वेंट नहीं आता है, जो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। Hyundai ने अपने एक्स्टर वेरिएंट में रियर एसी वेंट प्रोवाइड किया है। मैंने आपको बताया कि इस कार का AMT काफ़ी लैग करता है। Hyundai ने उसका सोल्यूशन पैडल शिफ्टर्स देकर ढूंढा है, तो ऑब्वियसली कंट्रोल आपके हाथ में है। अब शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक Hyundai एक्स्टर मार्केट में लॉन्च हो चुकी होगी। मैं चाहूँगा कि दोनों गाड़ियों में से किसी एक को परचेस करने से पहले आप दोनों की एक्सटेंसिव टेस्ट ड्राइव लें और फिर अपना मन बनाएं।
नमस्कार, जय हिंद।